मॉर्निंग। हाँ पूछो। बाद में पूछना, बाद में पूछना, बाद में पूछना। एक हेडिंग डाल लीजिए छोटी सी। अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन। अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन। ठीक है, कुछ फैक्ट्स है उसको लिख लीजिए जल्दी जल्दी। अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन क्या? ब्लैक मार्क। चलिए पहले लिखिए इसके अंडर कैलकाटा में क्या क्या बना। कैलकाटा, हाँ फैक्ट शीट है उसी में, चलो लिखिए। कैलकाटा अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन, उसमें कैलकाटा में कौन कौन से एसोसिएशन से लिख लीजिए। पहला लिखिए लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी इन द ईयर 1838। 1838 किसने स्टैब्लिश किया था? द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर नहीं दिख रहा है, और राधाकांत देव। राधाकांत देव। अब ये सब है क्या? इट वॉज एसोसिएशन मेड बाय जमींदार जो लैंड होल्डर्स थे। किस लिए? कि ये बेसिकली अब पिटीशन भेजते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। किस लिए? कि जो उनके जमींदारी राइट्स है उनको अपहोल्ड या कुछ दिन की बनाए रखा जाए। ये सब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था? छोटे छोटे क्षेत्रों में उस समय ऑर्गेनाइजेशन थे। बाद में 1885 में नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना। कहां का ऑर्गेनाइजेशन थे? तो पहले कैलकाटा में जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन था मेड बाय एन इंडियन, वो है लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव। दूसरा लिख लीजिए क्या है? 1838, 1838। अगला ये लिखिए 1843 में। 1843 ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लीजिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। थॉमसन, जॉर्ज थॉमसन, 1843। 1843 जॉर्ज थॉमसन। अगला ये लिखिए 1851, 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन किसने स्टैब्लिश किया? किन लोगों ने? राजेंद्र लाल मित्र, राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर। राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर। 1851 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अगला लिख लीजिए 1875। 1875 इंडिया लीग। 1875 इंडिया लीग। शिशिर कुमार घोष, एस के घोष। शिशिर कुमार घोष, एस के घोष, इंडिया लीग। अगला 1876
कैलकटा स्टूडेंट एसोसिएशन, कैलकटा स्टूडेंट एसोसिएशन, कैलकटा स्टूडेंट एसोसिएशन बाय आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। 1876 में ही इंडियन एसोसिएशन, बोस बोस, 1876 में ही इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, 76। ध्यान रखिएगा, यही पहला व्यक्ति था, इंडियन पहले व्यक्ति थे जो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे थे, प्रयास रहे थे, कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इनकी बुक का नाम नेशन इन मेकिंग, वहीं नोट करके लिख लेना, नेशन इन मेकिंग। कल मैंने जो बताया था, न्यूज़पेपर का नाम था बंगाली, बंगाली, बंगाली न्यूज़पेपर का नाम, वही सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, वहीं लिख लो पॉइंट रिवीजन के हिसाब से। नेशन इन मेकिंग, नेशन इन मेकिंग, और बुक का नाम बंगाली, न्यूज़पेपर का नाम बंगाली। अगला लिख लीजिए। इन 1883 सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एसएन बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी called for a national conference, called for a national conference at Calcutta। अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पहला था, कैलकाटा में एक ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश किया जाए जिसमें बाकी रीजन्स के भी लीडर्स आकर पार्टिसिपेट करें और नेशनल इश्यूज पर डिस्कशन करें। ठीक, अब यही नेशनल कॉन्फ्रेंस 1885 में फिर से कॉल किया गया था, जिसकी वजह से सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने 1885 में कांग्रेस की जो पहला हुआ था सेशन बॉम्बे में, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। यह क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर डिडंट पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट सेशन विच वाज हेल्ड एट बॉम्बे। क्वेश्चन पूछा गया तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी नहीं थे, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने कॉल किया था वो वहां पे थे, इसलिए वो बॉम्बे नहीं पहुंच पाए थे। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कैलकाटा के लिए। अब लिखिए अगला, बॉम्बे, बॉम्बे, बॉम्बे में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? 1852, लिखिए ईयर 1852, बॉम्बे एसोसिएशन, ईयर 1852, बॉम्बे एसोसिएशन बाय दादा भाई नेरोजी, बाय दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी का एक और एसोसिएशन था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866 में लंदन में उन्होंने स्टैब्लिश किया था। लिख लो वहीं पे नोट करके, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन जो बॉम्बे में स्टैब्लिश हुआ था, लिख लीजिए, इन द ईयर 1884, नहीं पहले 1870 में भी था, इन द ईयर 1870, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा बाय एमजी रनाडे, पूना सार्वजनिक सभा बाय एमजी रनाडे। उसके बाद 1885, 84 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, 1885 लिखो एसोसिएशन का नाम, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्टैब्लिश किसने किया था? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता
बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग। आइए, केटी तेलंग, केटी तेलंग। ठीक। अब मैड्रास अगला, केटी तेलंग, ये तीनों बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। अब अगला मद्रास में कौन सा एसोसिएशन बन रहे हैं, हेडिंग डालिए मद्रास। पहला ईयर 1852, मद्रास में 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है जिसके बारे में यूपीएससी में कई बार पूछा है, 1884, 1884 मद्रास महाजन सभा। ना कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, मद्रास महाजन सभा। कौन कौन है लिख लो, कौन कौन है। जी सुब्रमण्यम, जी सुब्रमण्यम, आनंद चार्लू, और वी राघवाचारी। वी राघवाचारी, कई बार पूछा है ये तीनों के नाम। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। अब इन सबके कॉमन डिमांड क्या था वो लिख लो, डिमांड्स। इनके डिमांड्स क्या थे, ये सारे कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है उनके कॉमन डिमांड्स क्या थे। डिमांड्स, इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। दूसरा, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, रिडक्शन इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज। और लास्ट लिख लो, एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया, एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन डिमांड्स क्या थी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज बन रही है उसमें इंडियन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। दूसरा, जो आईसीएस है, इंडियन सिविल सर्विसेज है, उसमें इंडियंस के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, जो इंडिया से जो कमोडिटीज बाहर जा रही है उस पर जो ड्यूटीज लग रही हैं उस ड्यूटीज को कम करो, क्योंकि अदरवाइज ये प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, तो ड्यूटीज को कम करो। और एट लास्ट जो वाला पॉइंट है, क्या जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट है उसको बाकी रीजन्स में भी एक्सटेंड किया जाए। बाकी रीजन्स मतलब महलवाड़ी और जो रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भी इनको हटाकर परमानेंट सेटलमेंट एक्सटेंड किया जाए। ये इन सबकी कॉमन डिमांड थी। अब हेडिंग डाल लीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसी उसी दो रीजन, एक तो टैक्सेस ज्यादा है और प्लस जो भी रेवेन्यू परमानेंट कर दो, बार बार ही बढ़ा, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू फिक्स कर दिया था।
रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में 15-15 20-20 साल बाद ये चेंज ला रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। तो भैया परमानेंट सेटलमेंट एक बार फिक्स कर दो, बार बार बढ़ाने वाले दिक्कत ना रखो। ठीक। अगला इंडियन नेशनल कांग्रेस, कुछ फैक्ट्स लिख लो, फिर सेफ्टी वॉल थ्योरी है उसको डिस्कस कर लेंगे। पहले फैक्ट्स लिख लो क्या है। इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन was established in 1884, 1884 with the advice of Dadabhai Naoroji, with the advice of Dadabhai Naoroji, the term union was changed into Congress. क्वेश्चन पूछा गया है, the term union was changed into Congress. The first meeting of Indian National Congress was held at Bombay. The first meeting of Indian National Congress was held at Bombay in the year 1885. गोकुलदास लिख लो, चलिए गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में कहा हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। पहले प्रेसिडेंट कौन है? डब्ल्यू सी बैनर्जी। इसी में लिख लो ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। और रिटायर्ड आईसीएस was instrumental in the formation of Indian National Congress. Was instrumental in the formation of Indian National Congress. A.O. Hume, who was a retired ICS, was instrumental in the formation of Indian National Congress. अगला पॉइंट लिख लेना, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। वॉल्व थ्योरी क्या है? ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है? ये और कोई? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है? कुछ एक पहले फैक्चुअल पॉइंट लिख लो, पहले लिख लो। दिस थ्योरी वॉज जनरेटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, in his book Young India, in his magazine Young India, in the year 1916. Young India was based, क्या लिखे क्या हो बोल दो, लाला लाजपत राय in his magazine Young India in the year 1916. This was based on the biography of A.O. Hume. A.O. Hume by W. Wedderburn.
वेडरबर्न लिख लीजिए। बायोग्राफी ऑफ ए ओ ह्यूम बाय वेडरबर्न इन द ईयर 1913 लिख लिया। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई कैसे? 1913 1913 में वेडरबर्न जो है ये एडवाइजर थे एओ ह्यूम के। इन्होंने ही एओ ह्यूम पे बायोग्राफी लिखी है। क्वेश्चन पूछा गया है एओ ह्यूम पे बायोग्राफी किसने लिखी है? तो विलियम वेडरबर्न ने ही बायोग्राफी लिखी थी। उस बायोग्राफी में मेंशन था कि एओ ह्यूम को कुछ सीक्रेट मैसेजेस मिल रहे थे। अब सीक्रेट मैसेजेस कहां से मिल रहे थे नहीं पता। सीक्रेट मैसेजेस मिल रहे थे कि भारत में जो लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से खुश नहीं है और एक फिर से एक प्रकार की कॉन्स्पिरेसी की जा रही है टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक। अब वेडरबर्न का क्या कहना है, जब ये इंफॉर्मेशन एओ ह्यूम को मिली तो एओ ह्यूम चूंकि ही वॉज अ लॉयल सर्वेंट ऑफ इंपीरियल जो इंपीरियलिस्टिक कंट्री, तो वो बात किसको लेके जाते हैं? डफरिन के पास। डफरिन कौन है इस समय? गवर्नर जनरल है। डफरिन को ये बात बताते हैं कि भैया मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि हम लोग को हटाने के लिए। तो किया क्या जाए? तो डफरिन कहता है ओ ह्यूम से कि ऐसा करो, एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ इंडियंस की मदद से। और वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? हमें जो भी अभी तक कॉन्स्पिरेसी हो रही है या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है इंडियंस को, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। एक प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन ये सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा, जो जितने भी ग्रीवेंसेस हैं लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी, वो उसको रास्ता मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यही सेफ्टी वॉल्व कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसको लाला लाजपत राय ने स्टैब्लिश किया था। ठीक। अब ये सही है या गलत है? आफ्टर इंडिपेंडेंस जितनी भी पेपर्स या पुराने रिपोर्ट्स को चेक किया गया, कहीं भी हमें एक ऐसा भी पेपर नहीं मिला जिसमें इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या कहीं से इंफॉर्मेशन मिली हो कि एओ ह्यूम को कोई इंफॉर्मेशन इस टाइप की मिली थी कि भारत में की कॉन्स्पिरेसी हैश की जा रही है। कोई भी पेपर नहीं मिला। ठीक है। अब बिपिन चंद्रा में लिखा हुआ है कि ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था। एओ ह्यूम कहते हैं कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुछ देसी गुरु, पहाड़ी माउंटेन रीजन में रहने वाले जो संत महात्मा गुरु लोग नहीं होते हैं, उन लोगों के थ्रू उसको इंफॉर्मेशन मिली थी कि भैया ऐसा ऐसा होने वाला है, तैयार हो जाओ। तो चूंकि एक भी रिपोर्ट नहीं मिली कि जो इस बात को सत्य साबित कर दे भैया इस टाइप का था। और दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि एओ ह्यूम ही इकलौते व्यक्ति थे जो इस टाइप का कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। 1850 से लेकर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहे थे, उनका अल्टीमेट गोल क्या हो सकता था? अभी तक लोकल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, अल्टीमेट कभी ना कभी तो नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनना ही था और एसएन बनर्जी इसकी शुरुआत कर चुके थे। तो ऐसा कहना कि एक कोई भी कॉन्स्पिरेसी है ये बात सही साबित नहीं होती है। मैं नहीं कह रहा हूं, बिपिन चंद्रा कह रहे हैं। ठीक है। तो इस बात को हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? एक तो हमारे लिए मतलब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो डब्ल्यू वेडरबर्न नाम, उनकी बायोग्राफी जिन्होंने एओ ह्यूम पे लिखा था, और एओ ह्यूम को वो व्यक्ति थे जिनको इंस्ट्रूमेंटल, जिनको मेन व्यक्ति माना जाता है जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया था। ठीक है। और एक और स्टेटमेंट है गोपाल कृष्ण गोखले का, लिख लीजिए वहीं पे। इतनी बात समझ गए ना, लिखवाने की जरूरत ऐसा कुछ है नहीं, लिख लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले का एक स्टेटमेंट क्या है। गोखले गोखले देखिए, इफ ह्यूम एंड द अदर इंग्लिश लिबरल्स, if Hume and other English liberals hoped to use Congress as a safety valve, hoped to use Congress as a safety valve, comma, Congress leaders used Congress leader used A.O. Hume
एज अ लाइटनिंग कंडक्टर। जादू हो गया ये तो, जादू छुपा के नहीं रखते हैं, हाँ चलो। एज अ लाइटनिंग कंडक्टर, एज अ लाइटनिंग कंडक्टर, इनका कहना था कि हो सकता है कि जितने भी लिबरल्स थे और ब्रिटिशर्स थे, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना चाहते थे जो सेफ्टी वॉल के रूप में काम करे। बट कांग्रेस लीडर ने क्या किया, एओ ह्यूम का इस्तेमाल एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में किया, जिसने नेशनल मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया। और एक चीज हमें और ध्यान रखने वाली है, अगर इन केस अगर एओ ह्यूम अगर पार्टिसिपेट नहीं करते इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश करने के लिए, तो कोई भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो ही नहीं पाता। ब्रिटिशर्स उसको सप्रेस पहले ही कर देते। अगर एओ ह्यूम नहीं पार्टिसिपेट करते इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश करने में, तो नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हो ही नहीं पाती, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या, ये तो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ही थे ना, तो कंफर्म था कि ब्रिटिशर्स उसे सप्रेस कर ही देती। और दूसरी पॉइंट, डफरिन 1888 में ही कांग्रेस एक चिढ़ने लगा है। 1885 में कांग्रेस को बिल्कुल कहता बढ़िया है, ठीक है, अच्छा बनाओ, हमें इंफॉर्मेशन देते रहना। लेकिन 3 साल बाद ही वो 1888 में कांग्रेस क्या कहता है कि कांग्रेस इज अ पार्टी विच बिलोंग्स टू माइनॉरिटीज। कांग्रेस कुछ नहीं, मुट्ठी भर लोगों की एक संगठन है, और ये मुट्ठी भर लोग कौन से हैं? हिंदू एजुकेटेड इंडियंस हैं, जिन्होंने मिलकर कांग्रेस बनाई है। ठीक है, तो जो सेफ्टी वॉल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, आज इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। बहुत सारे रीजंस थे जो मैंने रीजंस बता दिए। लिख लोगे ना कभी मेंस में आ जाए तो, बस पॉइंट पॉइंट लिख लो, उसी चीज को एलोबरेट करके लिख देना। अब कुछ सेशंस हुए थे उसको लिख लो। 1885 लिखिए, एक तरफ लिखिए ईयर, सेशन और कौन प्रेसिडेंट था लिख लीजिए बस। ईयर 1885 कहां हुआ था? बॉम्बे। प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। अगला 1886 कैलकाटा, दादा भाई नेरोजी। 87 87 87 अगले साल ही 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। He was the first Muslim president of INC. He was the first Muslim president of INC, Indian National Congress. अगला 1888 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। He was the first British who became the president of INC. 1888 he was जॉर्ज यूल, यूले या यूल। He was the first British who became the president of INC. अगला ईयर लिखिए 1896 कैलकटा, कैलकटा प्रेसिडेंट M.A. सयानी। 1896 कैलकटा में M.A. सयानी। M.A. सयानी इंपॉर्टेंट क्यों है? वंदे मातरम लिख लो। वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। वंदे मातरम कौन है राइटर? राइटर कौन है वंदे मातरम? कौन सी बुक? आनंद मठ। चलिए अब लिखिए अगला, इन द 1899
1899 लखनऊ, लखनऊ प्रेसिडेंट आर सी दत्त, लखनऊ प्रेसिडेंट आर सी दत्त। द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको पहली बार पब्लिक किया गया था, मतलब कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर इस बात रखा गया और तब से बुक पब्लिकली हो गई। आरसी दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से बेसिकली 3 लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है। एक तो आरसी दत्त हैं, दादा भाई नौरोजी हैं और एमजी रनाडे हैं। ये तीनों हैं भारत का आर्थिक इतिहास से जुड़े हुए व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था। ठीक, अगला 1911, 1911 विशन नारायण दत्त, वी एन दत्त, विशन नारायण दत्त। जन गण मन, इसमें क्या हुआ, जन गण मन वॉज फर्स्ट टाइम संग इन आईएनसी। जनगण मन, जनगण मन पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस में गाया गया था। वी एन दत्त, कैलकाटा, कैलकाटा। अब कुछ भैया इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, लिख लीजिए एक साथ, नोट लिखिए और इसके नीचे जो 5-6 जो फेमस स्टेटमेंट आईएनसी के लिए वो लिख लीजिए, एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे भी हमेशा। पहला लिखिए डफरिन, नाम लिखिए डफरिन, डफरिन। कांग्रेस इज अ पार्टी ऑफ माइनॉरिटीज, कांग्रेस इज अ पार्टी ऑफ माइनॉरिटीज। दूसरा कर्जन, लॉर्ड कर्जन, इसके बारे में याद रखिएगा, यंगेस्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ही था। अरे वो तो आगे की बात है, फिलहाल याद रखिए कि लॉर्ड कर्जन ही वॉज द यंगेस्ट गवर्नर जनरल। चलिए 39 के आसपास शायद बन गया था ये। ठीक, लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस इज अ बैड थिंग, गंदी चीज बताता है कांग्रेस को ये, भैया दूर रहो, बहुत गंदी चीज है। कांग्रेस इज अ बैड थिंग। अगला नाम लिख लो, तिलक, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लिख लो। क्रॉकिंग लाइक अ फ्रॉग, क्रॉकिंग लाइक अ फ्रॉग वंस अ ईयर। क्रॉक ही करता है ना कांग्रेस, मीठा क्या करता है, क्रॉक ही करता है ना, क्या बोलता है, क्रॉकिंग लाइक अ फ्रॉग वंस अ ईयर विल डू नथिंग गुड, विल डू नथिंग गुड। मतलब साल में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ होने वाला नहीं है। और कांग्रेस के लोग क्या करते हैं कि साल में, अब यही दिसंबर के बाद, ये 25 दिसंबर के बाद साल में एक बार मिलते हैं और बढ़िया 3 दिन पार्टी वार्टी करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो बोला इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है, जब हम मॉडरेट पॉलिटिक्स पढ़ेंगे ना तो बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये तिलक विलक एक्सट्रीमिस्ट लीडर है और ये मॉडरेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक शुरुआत के जो 15 से 20 वर्ष थे वो एज ऑफ मॉडरेट ही था। अगला लिखो तिलक के बाद लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। आईएनसी इज अ एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। कि पढ़े लिखे लोग अब सोचते हैं साल में एक बार मिला जाए,
तो बढ़िया मिल लेते हैं, बस मिल के चले जाते हैं, ज्यादा कुछ करते नहीं है। अगला लाल बाल पाल भी आ जाइए, बिपिन चंद्र पाल। इसको याचना संस्था बोलिए बोले हैं, पिटीशन करते हैं, पिटीशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ नहीं करता, बस भीख मांग रहा, भैया दया कर दो, जो हमारी डिमांड है उसको पूरी कर दो। याचना संस्था या पिटीशन ऑर्गेनाइजेशन, पिटीशन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त। और इंग्लिश में भी लिखिएगा, इनका वर्ड बड़ा फेमस है, 3 दिन का तमाशा। 3 दिन का तमाशा, इंग्लिश में भी यही ले आता है, वह वर्ड ही 3 दिन का तमाशा है। सर्कस ऑफ 3 डे ना लिखिए, 3 दिन का तमाशा ही लिखिए। 3 दिन का तमाशा, ये सब कभी ना कभी पूछे गए हैं एग्जाम में, कांग्रेस से रिलेटेड ये टर्म्स है। तो बस टर्म्स कह लीजिए, कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया गया है। जो शुरुआत की जो मॉडरेट पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, 85 से लेकर 1905 तक, इसको मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस बोला जाता है, जिसको क्रिटिसाइज किया था इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने, ये सब कह के। अब हेडिंग डाल लीजिए मॉडरेट्स। मॉडरेट्स, उदारपंथी ब्रैकेट में लिख लीजिए, उदारपंथी। लिखिए अकॉर्डिंग टू मॉडरेट्स, लिख लो लिख लो लिख लो। अकॉर्डिंग टू मॉडरेट्स, अकॉर्डिंग टू मॉडरेट्स, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, British rule in India was an act of providence। प्रोविडेंस से लिखना, was an act of providence destined to bring modernization in India। destined to bring modernization in India। अब ये प्रोविडेंस लॉ है क्या? प्रोविडेंस थ्योरी बताओ भाई, प्रोविडेंस थ्योरी क्या है? ये पिछले बार वालों को बताओ, प्रोविडेंस थ्योरी। ये पीछे वाले थे, ये हमें अभी पता चला पीछे थे ये। प्रोविडेंस थ्योरी तुम भी थे, वो भी थे ना, पहले आगे बैठते थे, सबसे आगे। जब ये शांत रहते तो ये आगे बैठते थे, ये बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप सीधे बच्चे की तरह। अब ये पीछे बैठने लगे। प्रोविडेंस थ्योरी क्या बताओ? प्रोविडेंस थ्योरी बेसिकली वो है व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, कि ये भैया ईश्वर की देन है, ब्रिटिश राज जो है भारत में ईश्वर की देन है, जो हमें मॉडर्नाइज करने आए हैं। अगर ये नहीं आते तो हम दरिद्र ही रहते, तो ये हमें मॉडर्नाइज करने आए। और जो ज्यादातर जो मॉडरेट लीडर थे उनका यही मानना था, उनका कहना था वो अपने लिए नहीं आए, वो हमारे लिए आए, हमको वो सिविलाइज्ड करेंगे, ठीक है। और उनका यहां तक मानना था जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उस एक्सप्लॉयटेशन का रीजन ब्रिटिशर्स नहीं है, उस एक्सप्लॉयटेशन का जो रीजन है वो अन ब्रिटिश रूल है। यहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इंडिया को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, ब्रिटिश ऐसे नहीं है। ब्रिटिश उनकी नजर में जो आइडियल नेशन होता है, ब्रिटिश उनकी नजर में वही है जो दुनिया भर को सिविलाइज करने का दायित्व लेके घूम रहे हैं, सबको सिविलाइज कर रहे हैं। बस अन ब्रिटिश रूल गड़बड़ी है। इसलिए जो मॉडरेट्स हैं उनका पूरा ध्यान इंडिया के साथ साथ ब्रिटिश के पार्लियामेंट में भी रहा है, कि ब्रिटिश के पार्लियामेंट को ये मैसेज दिया जाए, भैया आपके लोग भारत को बर्बाद कर रहे हैं, इन लोग को थोड़ा लगाम कसिए।
तो पूरे जो 20 वर्ष का समय है ये लोग यही कर रहे हैं। करते क्या है, पिटीशन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं और प्रपोजल रखते हैं, हाथ जोड़कर याचना करते हैं और प्रपोजल रखते हैं, भैया ये हमारी मांगे पूरी करो, बस। और इससे कुछ होने वाला नहीं था। तिरंगा देखिए, तिरंगा, बस तिरंगा का जो पहला फेज था बात वाला, बात मुलाकात, पहले मुलाकात फिर बात फिर मुक्कालात। अब जो पहले अब ये मुलाकात वाला फेज है, हम ब्रिटिशर से मिल रहे थे, भैया आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, हमें अपने कोई लेना देना नहीं है, आप लोग हमें सभ्य बनाएंगे, भारत में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करेंगे, हमें पता है, बस ये अन ब्रिटिश रूल को कुछ रोक लीजिए, ये गड़बड़ी कर रहे हैं। तो पहला फेज यही मॉडरेट्स का था, ये इसी भ्रम में रह गए। तो लिखिए इनका कॉम्पोजिशन क्या था, रीजन क्या था कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। लिख लो, composition of moderates, composition of moderates. The members of moderates were part-time politicians who were successful professionals, part-time politicians who were successful professionals in their personal life. Professionals in their personal life. तो ये 3 दिन का तमाशा इसीलिए कहते हैं कि ये कुछ करते नहीं है, ये 357 दिन या 362 दिन जितने भी दिन होते हैं, ये अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, इनको देश से लेना देना नहीं है। आखिरी के 3 दिन जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन है ना, देखो 25 के बाद 27, 28, 29, ये 3 दिन होते हैं, ये इनका कांग्रेस का एनुअल सेशन होता है। न्यू ईयर मनाने के लिए 3 दिन मिलते हैं, बढ़िया बात करके चले जाते हैं, क्योंकि अपने पर्सनल लाइफ में ये प्रोफेशनल्स हैं। कैसे, कोई लॉयर है, कोई ज्यादातर लॉयर है और कुछ डॉक्टर्स हैं, तो इनका यही काम, एजुकेटेड लोग हैं, कुछ प्रोफेसर हैं। तो चूंकि उनको जरूरत ही नहीं है ये नेशनल मूवमेंट चलाने की, इसीलिए एजुकेटेड लोग हैं ये लोग, और कुछ इनके लिए पॉलिटिक्स जो है पार्ट टाइम है। आज के पॉलिटिशियंस के लिए क्या है, नहीं ऐसा नहीं है, आज के पॉलिटिशियंस के लिए भी पार्ट टाइम है। देखिए जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, कुछ को छोड़ दिए जाए, सबके अपने अपने बिजनेस हैं, कोई रंगदारी कर रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई बढ़िया कोई रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस हैं, इलेक्शंस के टाइम सब आ जाते हैं। अदरवाइज ये भी कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, जो ऊपर हायरार्की में जो ऊपर है वो तो फुल टाइम पॉलिटिशियंस है, बाकी नीचे वाले यही है। इलेक्शंस आ रहे हैं तो जितने भी ठेकेदार हैं वो टिकट लेना शुरू कर देते हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ टिकट मिल जाएगा, जीत हम जाएंगे, पैसा माता इतना है। तो आज भी यही सिस्टम चल रहा है, डेमोक्रेसी वैसी ही चलती है। आगे अगला पॉइंट, कॉम्पोजिशन के बाद पॉलिटिकल डिमांड्स, पहला सेल्फ गवर्नमेंट विद इंपीरियल फ्रेमवर्क, सेल्फ गवर्नमेंट विद इंपीरियल फ्रेमवर्क। इसका मतलब क्या है, भैया हमें खुद को शासन करने का मौका दे दीजिए, आप लोग मत जाइए, आप लोग बने रहिए यहां पे, बस हमें अपने कुछ जो डिपार्टमेंट्स है ना, हमें शासन करने का मौका दे दीजिए। उनको लगता है हम ज्यादा बेहतर कर लेंगे। इन लोगों को क्या लगता था, ब्रिटिशर्स इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं डेमोक्रेसी की, इनको यही लगता है कि वो इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी है ना, वो अभी भी चल रही थी। इनको क्या लगता था, भारत का आधा आदमी जो है वो इलिटरेट है, मास मूवमेंट चलाने के लायक ही नहीं है। तो इनको क्या लगता था, भैया हम लोग क्या करें, हमें और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग को उसमें आप दे दीजिए मौका रूल करने के लिए, आप लोग बने रहिए, हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, इंडिया को डेवलप करने का काम करेंगे। ठीक है, तो पहला यही था, सेल्फ गवर्नमेंट अंडर इंपीरियल फ्रेमवर्क। अगला एक्सपेंशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, expansion of central and provincial legislature।
देखिए जितने भी एक्ट्स आए ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बस बता दूंगा, बाकी डिटेल में पॉलिटी में भी आप पढ़ोगे। कितने मेंबर आए, कितने मेंबर इलेक्ट हुए, कितने क्या बना, कोई कभी नहीं पूछता। आपको क्या पूछेगा कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट कब आया। उस सेपरेट इलेक्टोरेट ने बहुत ज्यादा अगर घुस के पूछ लेगा तो कितनी सीटें रिजर्व की गई थी मुस्लिम्स के लिए। जब हायरार्की आ रही है, जब डायरकी आ रही है, डायरकी का मतलब क्या है और डायरकी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें ये कभी नहीं पूछे कौन सा सब्जेक्ट किसके अंडर था, कौन सा सब्जेक्ट किसके अंडर था। ये पॉलिटिक्स जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट पढ़ोगे तो वहां भी आप पढ़ते हो ये सब चीजें। तो रिपीटिशन कोई मतलब नहीं और पूछता भी नहीं है। हिस्ट्री में कभी नहीं पूछेगा, फ्री रहिएगा। आपसे पूछेगा क्या, बेसिक जो चीज है हिस्ट्री की, जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को बूस्टअप किया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितने मेंबर इलेक्ट हुए, कितने, ये कभी नहीं पूछता ना पूछेगा। ये फैक्चुअल चीजें वो एकेडमिक्स में पढ़ाई जाती हैं, क्लासेस चलती रहती हैं, 8-10 क्लासेस तो हम पढ़ाते रहते हैं आराम से जी। कौन सा, कौन कौन सा? तो मैंने कहा ना, जब हम डायरकी में आएंगे तो मैं ये बता दूंगा लिस्ट में कौन थे मेंबर नहीं कि 360 मेंबर थे जिसमें 450 मेंबर प्रोविंशियल से आए, 350 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से, वो कभी नहीं पूछेगा। लिस्ट में भी कौन सी लिस्ट जो कंट्रोवर्शियल लिस्ट है, कि एक रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट जो है कुछ एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन उनको बांट दिया गया कि एग्रीकल्चर को डाल दिएगा रिजर्व लिस्ट में और इरिगेशन को डाल दिएगा ट्रांसफर लिस्ट में। भैया एक ही सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, इसको दो भागों में आपने डिवाइड क्यों कर दिया? ये डायरकी की कमियां थी, द्वैध शासन की कमियां थी, जिस पे हमें ध्यान देना है। मेंबर कितने इलेक्ट हुए, ये कितने इलेक्ट हुए, कभी नहीं पूछता। पॉलिटिकल साइंस में भी कभी नहीं पूछेगा। ठीक, तो आगे हम आ जाए अपने पे। अगला पॉइंट लिख लीजिए, एक्सपेंशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तीसरा पॉइंट लिख लो, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन on the lines of Australia and Canada. Autonomous institution on the lines of Australia and Canada. कुछ ये डोमिनियन स्टेटस जैसा था, कुछ डोमिनियन स्टेटस पहली बार 1925 के आसपास दिया गया है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को। भारत में डोमिनियन स्टेटस की बात 1927 में की गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में इस टाइप के ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन की बात शुरू हो चुकी थी। भैया हमें ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन दे दो जिसको पूरे संचालित करने का कार्यभार या दायित्व हमें दे दो, आप हमें इंटरफेयर ना करें, कुछ डिपार्टमेंट। तो इन लोगों की मॉडरेट की बस इतना सा कहना, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगला पॉइंट लिख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स। इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, एग्जाम शुड बी हेल्ड simultaneously in Indianization of civil services, full stop. Exam should be held simultaneously in London and India. भारत में एग्जाम होना कब शुरू हुआ है? भारत में आईसीएस के एग्जाम कब होने शुरू हुए हैं? हाँ, कौन 23 कौन बोला? 53 में, 1922 में। 1990 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, उसमें बात कही गई थी कि अब इंडिया में भी हम साइमल्टेनियस एग्जाम करवाएंगे। इंडिया में, वैसे तो 1853 में लंदन में हो रहा है, 1850 इंडिया में, मैंने कहा इंडिया में 1922 में होने शुरू हुए। 1924 में ली कमीशन आया और 1926 में जो आज हम सिविल कमीशन जिसकी बात करते हैं वो स्टैब्लिश हो गया था। ठीक है, एक साथ मैं सब लिखवा दूंगा, किसी ने याद दिला दीजिएगा। आईसीएस का जो भी पूरा रिफॉर्म है सब एक साथ, शुरुआत से लेकर कॉन्विनेंटल स्टैट्यूटरी का बता दिया था ना कल, एक दिन एक साथ फिर से लिखवा देंगे उसके आगे, क्योंकि दो और कमीशन आ रहा है। एटचिंसन कमीशन है और एक और कमीशन है 1916 में, इलिंगवर्थ कमीशन। एटचिंसन 1886 में और इलिंगवर्थ 1916 में। फिर 1919 में आता है मॉन्टेग्यू रिफॉर्म, जिसमें कहते, परेशान मत हो, तुम चेहरा सा देखते हो लगता बहुत टेंशन में आ गई हो, सुरभि का ऐसा करके। तो ली कमीशन उसके बाद, एक साथ में लिखवा दूंगा, फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं, एक साथ में लिखवा दूंगा नोट करके।
आगे अगला लिख लो, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली इन इंडिया एज वेल एज इन लंदन। अगला पॉइंट, मिलिट्री एक्सपेंडिचर शुड बी रिड्यूस, मिलिट्री एक्सपेंडिचर शुड बी रिड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि मिलिट्री एक्सपेंडिचर आप हमारे लिए नहीं कर रहे थे, आप अपने कॉलोनी को बचाने के लिए कर रहे हो, और भार किस पे दे रहे हो? हमारे ऊपर दे, हमारे रेवेन्यू पर आप वो कर रहे हो, भार डाल रहे हो। इसलिए कहते हैं कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दो। ठीक, अगला पॉइंट लिख लो। ये सब भैया जो लिख रहा ना, ये मेंस का क्वेश्चन अगर आ जाए, व्हाट वाज द फिलॉसफी आइडियोलॉजी ऑफ मॉडरेट्स, ऐसे साफ लिख दीजिएगा, यही मेंस का है। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मेंस के मेरे नोट्स हैं, वहीं से मैं कुछ फैक्ट्स जोड़ के बता रहा हूं, परेशान मत हो, यही मेंस है, यही मेंस है, यही सब लिखना होता है। आगे लिख लीजिए, चलिए। इकोनॉमिक डिमांड्स, इकोनॉमिक डिमांड्स, रिडक्शन ऑफ वॉर एक्सपेंडिचर, वॉर एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, एंड टैक्सेस। अगला, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉर इंडियन इंडस्ट्री, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज। बात समझ में आई कि भैया कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिसे इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि आपने तो हमें ब्रिटिश इंडस्ट्रियल जो पूरा फ्रेमवर्क है उसके सामने रख दिया है, और पॉलिसीज भी उन्हीं के फेवर में बना दी है। तो इंडियन इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कुछ पॉलिसीज लाइए। क्या? जैसे वही पॉलिसी है कि ड्यूटीज बढ़ा दीजिए, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, हम उनके सामने सर्वाइव कर पाएंगे, और हमारे प्रोडक्ट पे जो आप ड्यूटीज लगाते हो एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको भी कम कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स उनके मार्केट में सस्ते जाएंगे, तो उनके प्रोडक्ट से कंपीट कर सकते हैं। यही प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज थी। मेथड क्या था? लिख लो इनका, इनका मेथड, जो मॉडरेट्स हैं उनके मेथड्स क्या है? पिटीशन, प्रेयर्स एंड प्रपोजल्स। पिटीशन, प्रेयर्स एंड प्रपोजल्स। पिटीशन देना, याचना करना, भैया दे दो, और प्रपोजल्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली से प्रपोजल दे रहे हैं, पैम्फलेट बांटना, ये सब करना, कौन सुन रहा है उनकी? लेकिन उनको लग रहा था कि सुनेंगे हमारी बात ये, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इनके ये तो लिमिटेशंस, अब लिखिए लिमिटेशन, लिमिटेशन, दे डोंट बिलीव इन द मास एजिटेशन, दे डोंट बिलीव इन द मास एजिटेशन because they themselves were from the elite class of the society, because they themselves, mass agitation, mass movement लिख लो, mass movement, because they themselves belongs to the elite class of the society. They, अगला पॉइंट, they were silent on the issues of, they were silent on the issues of peasants, workers and tribes. Peasants, workers and tribes. ये पीजेंट, वर्कर और ट्राइब्स के मुद्दे पर बिल्कुल चुप या शांत थे। क्यों ऐसा होगा? और कुछ सही है, ज्यादा और अच्छा हो सकता है, होता नहीं कि बोल दो हाँ ये सही है। एक्चुअल में खुद ही प्रोफेशनल्स है ना, वो खुद ही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, खुद ही बड़े बड़े जमींदार हैं। अगर अपने पीजेंट को एक्सप्लॉइट कौन करता है?
तो ये कि उनकी बात करेंगे क्यों? इन्होंने बस एक की बात की है, असम में जो प्लांटेशन क्रॉप फार्मिंग होती है उसके खिलाफ इन्होंने बात की। क्योंकि जो असम का प्लांटेशन फार्मिंग थी, इट वॉज अंडर यूरोपियन, नॉट अंडर इंडियन। इसलिए वो यूरोप, असम की उनको बड़ी चिंता थी, असम के जो लोग हो रहे हैं उनसे बड़ा अत्याचार हो रहा है। लेकिन भारत के लोगों के साथ अत्याचार की उन्हें चिंता नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही उसी एक्सप्लॉयटेटिव क्लास को बिलोंग करते थे। वही इंडस्ट्रीज, वही जमींदार, और ये इनके मेंबर है, इनकी बात ही नहीं करते। प्लस कांग्रेस के लीडर्स ने शुरुआत में हमेशा ये कोशिश की कि कांग्रेस को यूनाइट करके रखा जाए, कि पीजेंट्स की जहां बात करेंगे तो जो कैपिटलिस्ट वर्ग है वो तुरंत छोड़ के कांग्रेस भाग जाएगा। जहां पीजेंट्स की बात आपने करेंगे तो जो 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 जमींदार वर्ग है वो भाग जाएगा। जहां वर्कर्स की बात करेंगे तो जो कैपिटलिस्ट है वो वर्ग है वो छोड़ के भाग जाएगा। तो ऐसी एलिमेंट्स को उठाना, ऐसे इश्यूज को उठाना जिस पर हम एक हो सके, वर्कर और पीजेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट सब एक हो सके, ऐसे मुद्दों को उठाना ही नहीं चाहती थी जिससे आपस में भेद हो जाए। इसीलिए कुछ मुद्दों पर, और इस शुरुआत में तय कर लिया गया था, ये शुरुआत ही में तय कर लिया गया था कि ऐसे कोई भी इशू को हम ना उठाएं जिससे समाज में फ्रैगमेंटेशन या कांग्रेस में फ्रैगमेंटेशन हो। इसीलिए ऐसे इश्यूज पर ये लोग शांत थे, मुद्दा उठाते ही नहीं थे। ठीक है, मजबूरी भी थी बेचारों की, क्या कर सकते हैं। सही में बेचारे सेंस में कि उस टाइम पीरियड में जिस समय राष्ट्रवाद की बात होती ही नहीं थी, उस समय इन्होंने राष्ट्रवाद के कम से कम बीज को तो बोया। उस समय इतनी वही उनकी उपलब्धि है। जिस समय नेशनलिज्म को सोचना भी पाप था, वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर जो पूरे दुनिया को जीत रही है, नेशनलिज्म के बीज को इन्होंने बोल दिया, वही उनकी उपलब्धि है। अगला पॉइंट लिख लो, लिमिटेशंस के बाद अचीवमेंट्स क्या है। अचीवमेंट, दे वर द फर्स्ट who offered economic criticism of Britishers, who offered economic criticisms of Britishers। जो ब्रिटिश की पूरी इकोनॉमी थी उसको क्रिटिसाइज करने वाले यही लोग थे। इसको इकोनॉमिक नेशनलिज्म कहा गया। भारत में इकोनॉमिक नेशनलिज्म को बढ़ावा देने वाले यही लोग थे। क्यों? ड्रेन ऑफ वेल्थ। इन्हीं लोगों ने बोला कि भारत लूट रहा है, जागो, नहीं तो सब लूट के चले जाएंगे। तो यही लोग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म को शुरू किया। अगला पॉइंट, इन्हीं का ये कंट्रीब्यूशन था कि 1892 के लेजिस्लेटिव असेंबली को एक्सपेंड किया गया और भारतीयों को भी नॉमिनेट किया जाने लगा। लिख लीजिए, इन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, in the Indian Council Act in 1892, Indians were first given permission to take part in legislative assemblies. To take part in legislative assemblies. However, it was not through direct elections. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। However, it was not through direct elections. भारत में डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू कब शुरू हुआ है पार्टिसिपेशन? 1909 से। 1892 वाला जो काउंसिल एक्ट आया था उसमें यह था कि भारतीयों को मौका देंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, बट डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, नॉमिनेशन ही हो रहा है अभी। तो शुरुआत कब हुई? 1892 से हुई। डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू कब इनको इलेक्ट किया गया? 1909 से। लोकल बॉडीज जो थी ये अपने मेंबर्स को सेंड करती थी। गवर्नर जनरल होगा, इन लोग में से चुनता था, एक आ जाओ, दो आ जाओ, तीन आ जाओ, बस। लोकल बॉडी इन लोगों को भेजती थी, गवर्नर इन लोगों को नॉमिनेट करता था। उस समय जो बैठा हुआ गवर्नर है। 1909 से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं। आगे आ जाओ। हाँ, वेल्बी कमीशन लिखिए। इन द ईयर 1898, इन द ईयर 1898 वेल्बी कमीशन,
1895 है। इन द ईयर 1895 वेल्बी कमीशन, वेल्बाई कमीशन, वेल्बी कमीशन वॉज established to investigate the wasteful spending in India, the wasteful spending in India, जो पैसे की बर्बादी हो रही है भारत में, उसको देखने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए वेल्बी कमीशन स्टैब्लिश किया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले को इस कमीशन में जगह दी गई कि आप आके अपनी बात रखिए, लिख लो चाहो तो। गोपाल कृष्ण गोखले को यह बात पर दिया गया था, ये परमिशन कि वेल्बी कमीशन के सामने आए और बात अपनी रखें। ये पूरी है मॉडरेट पॉलिटिक्स। अब आइए एक्सट्रीमिस्ट, गरमपंथी लोग। एक्सट्रीमिस्ट, लिख लो आगे। एक्सट्रीमिस्ट, रीजन फॉर देयर राइज, रीजन फॉर देयर राइज, पहला लिख लो, फ्रस्ट्रेशन विद मॉडरेट पॉलिटिक्स, फ्रस्ट्रेशन विद मॉडरेट पॉलिटिक्स। किस बात की फ्रस्ट्रेशन? कि भैया 20 साल हो गए और भारत को कुछ मिला नहीं अभी तक, ये फ्रस्ट्रेशन थी। डिमांड जो भी वो कर रहे हैं, पिटीशन और प्रेयर का फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन है। इसीलिए कहा भैया अब कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा क्या था कि अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस करना पड़ेगा, जिसे पैसिव रेजिस्टेंस कहा गया। आगे बाइकआउट वाइकआउट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, फ्रस्ट्रेशन विद मॉडरेट पॉलिटिक्स। ठीक, अगला पॉइंट लिख लो, कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन, रिएक्शन टू द कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन। अब भैया कर्जन ने कुछ ऐसी चीजें की जिसने एक्सट्रीमिस्ट को बढ़ावा देने और उसके राइज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब इसने बहुत कुछ किया है, पहले जो बुराइयां वो ध्यान देते हैं, बाद में अच्छाइयों पे ध्यान दे लेंगे। लिखते जाइए इसने क्या क्या किया। पहला, पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत बाद में था, पहले इसने और क्या किया। लिखिए, पहला यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, इस एक्ट के थ्रू यह बात स्टैब्लिश कर दी गई कि यूनिवर्सिटी जो है वो ऑटोनॉमस नहीं होंगी, गवर्नमेंट का कंट्रोल यूनिवर्सिटी पे बढ़ा दिया गया, इसी यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के थ्रू। अगला, कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1899, कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1899। इसके थ्रू भी गवर्नमेंट का कंट्रोल जो लोकल बॉडीज थी उस पर बढ़ा दिया गया। गवर्नमेंट का कंट्रोल लोकल बॉडीज पर बढ़ा दिया गया। और बंगाल पार्टीशन तो सबको ही पता है। एक तीसरा लिख लो, बंगाल पार्टीशन, डिटेल में अभी हम बात करेंगे, फिलहाल यहां लिख लीजिए। और अब लिखे को यही लिख लीजिए, एक नोट, वही लिखिए रिफॉर्म, नोट लिखिए, नोट और रिफॉर्म। कर्जन के टाइम जो रिफॉर्म थे सब एक साथ लिख लीजिए। पहला लिखिए, फ्रेजर कमीशन, एंड्रयू फ्रेजर नाम था, फ्रेजर कमीशन। नाइनटीन 1902 पुलिस रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म 1902।
ये लिखिए, कर्जन लिख रही थी ना, वहीं डालिए नोट, नोट, और इसमें रिफॉर्म्स लिखिए, और रिफॉर्म्स में जो इसने रिफॉर्म्स किए हैं कर्जन ने, यही एक साथ लिख लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ा इंडिपेंडेंस मूवमेंट रहा हूं, तो इसका क्या काम, तो इसको अलग से दिखाने के लिए नोट करके लिख लीजिए। सब फिल्म का पॉइंट है ना ये। फ्रेजर कमीशन, पुलिस रिफॉर्म, मैकडोनल्ड कमीशन, अकाल, फैमिन कमीशन था ये, फैमिन कमीशन, अकाल आयोग, मैकडोनल्ड, हाँ कौन वाले, फैमाइन, हाँ फैमाइन वाले बोला, फैमिन कमीशन बता तो ना। अब यही एक चीज और नोट कर लो, यही चाहो तो सब जितने भी कमीशन फैमिली से रिलेटेड है सब लिख लो। पहला लिख लो कैंपबेल कमीशन, कैंपबेल कमीशन 1866। दूसरा लिखो स्ट्रेची कमीशन 1878। तीसरा लिख लो फैमिन कोड, ये रिपन के टाइम आ रहा है 1882-83 के आसपास, फैमिन कोड भी चौथे लिख लो, लॉर्ड रिपन के टाइम आया ये। उसके बाद चौथा लिख लो लॉयल कमीशन, लॉयल कमीशन 96। और आखिरी में मैकडोनल्ड कमीशन। ये सारे फैमिली से रिलेटेड सारे कमीशन यही है, 1900 के आसपास ये ईयर तो नहीं पता, लिख लो, लेकिन एक साथ ईयर नहीं पूछा गया है, बस सारे लिख लो कमीशन एक साथ ये। अब 1899 से लेकर 1905 तक ये व्यक्ति रहा है, उसी में 1900 1901 के आसपास होगा, ये लिख लिए। बात समझ आ गई ना। मैकडोनल्ड कमीशन कर्जन के टाइम पीरियड में है, लेकिन यहीं पे चाहो तो एक बॉक्स बना लो भैया, ऐसे बात मत कह देना कर्जन के टाइम ये सब हुआ है, एक बॉक्स बना के फैमिली लिख के सब लिख डालो एक साथ, याद करने में आसान रहेगा। अगला लिखो स्कॉट मैनक्रिफ कमीशन, स्कॉट मैनक्रिफ कमीशन, ये इरिगेशन पे था, मैनक्रिफ कमीशन इरिगेशन पे है ये। रॉबर्ट कमीशन रेलवे पे, रॉबर्ट कमीशन रेलवे। अगला लिखिए इंडियन क्वाइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट, इंडियन, तुम क्या कर रही हो, बोलो उसको, नाराज हो तुम पे। इंडियन लिखो, इंडियन क्वाइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट, इंडियन क्वाइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899, 1899। इस कमीशन के थ्रू जो पाउंड है उसको भारत में लीगल टेंडर मान लिया गया, और 1 रुपए बराबर 1 रुपए बराबर नहीं, 15 पाउंड बराबर 1 रुपए, 1 रुपए कर दिया गया। बात नहीं समझे क्या? लीगल टेंडर मतलब उसको बाय लॉ उसको मनी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब कितना होगा, 15 रुपए बराबर 1 पाउंड, एक फिक्स कर दिया गया। पीछे वाले गलती करा देते हैं। चलो, हाँ, इससे पहले एक और फाउलर कमीशन है, फाउलर कमीशन 18, वही जो वाला कमीशन है जो लिखे हो ना, उसके नीचे एक और नोट करके लिख लेना स्टार बना के, फाउलर कमीशन 1898।
फाउलर कमीशन, फाउलर कमीशन फाउल कर दिया भैया 1898 में। लेकिन ये कर्जन के टाइम पीरियड में नहीं है, एल्गिन सेकंड के टाइम पीरियड में। लेकिन ये भी करेंसी से रिलेटेड था। भारत में करेंसी की सिचुएशन देखने के लिए फाउलर कमीशन बनाया गया। नहीं है भाई समझ में? भारत में करेंसी की सिचुएशन देखने के लिए फाउलर कमीशन आया एल्गिन सेकंड के टाइम पीरियड में। करेंसी की जो भी सिचुएशन थी अच्छी बुरी, उसके बाद 1899 में एक्ट आया जिसे हम क्वाइनेज एक्ट कहते हैं, कर्जन के टाइम पीरियड में आता है। और इस एक्ट के थ्रू पाउंड को लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार कर लिया गया और 15 रुपए बराबर एक पाउंड स्टैब्लिश कर दिया गया, भैया इतना ही होगा। ठीक है, हो गया ना? आगे लिख लो। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1904। भैया इसी की वजह से है कि पुराने बिल्डिंग्स बची हुई हैं, टूट आ गई होती, लोग रंग दिए होते दिल बनाकर क्रॉस करके बीच में, इसी की वजह से बची हुई है। उसी ने कहा जितने पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन की दिया जाएगा एएसआई के अंडर, तो इसीलिए एक्ट पास किया गया था 1904। अब इसके टाइम पीरियड में यंग हस्बैंड मिशन भी लिख लो, करजनी के टाइम पीरियड में यंग हस्बैंड मिशन, यंग हस्बैंड जवान पति, यंग हस्बैंड मिशन। दिस वॉज अ मिशन which was sent to Tibet. Young husband mission. This was a mission which was sent to Tibet. किस लिए? बेसिकली यहां डर था कि रशिया जो है तिब्बत पर अपना कंट्रोल कर सकती है, तो पहले वो कंट्रोल कर ले, हम पहले अपना मिशन भेज दें वहां पे, और वहां बैठ के अपना इन्होंने सेंटर खोल लिया और कमर्शियल प्रिविलेजेस तिब्बत से ले लिए। तो उसी को यंग हस्बैंड मिशन कहते हैं, करजन के टाइम पीरियड में हुआ ये। हाँ भैया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी इसी के टाइम पीरियड 1904। वाह वाह, चलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लिख लो भैया, करजन के टाइम पीरियड में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट करजन के टाइम पीरियड में। मैं सीआईडी बता दूं, सीआईडी हुई थी 1904 है शायद, 4। एक कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट है इसके टाइम पीरियड में, कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट इसी के टाइम पीरियड में है। जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज बनाई जाती है ना, इसी एक्ट के थ्रू ये थी। अब इससे ज्यादा कर्जन बचा नहीं, कुछ बहुत बता दिए, बहुत हो गया। अब आ जाइए बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल। पहले उससे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ लिख लीजिए, कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर। यंग हस्बैंड मिशन 1903, 3 से लेकर 4 तक ये पूरा मिशन हुआ था। देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, they were educated middle class, they were educated middle class, they were from educated middle class, from educated middle class। और इनकी डिमांड क्या है? पहला लिखिए, स्वराज। अकॉर्डिंग टू देम Swaraj was the solution to all the evils in India. According to them, Swaraj was a solution to all the evils in India. जितने भी बुराइयां भारत में, स्वराज के थ्रू सब सही हो जाएंगे। हाँ, फेथ इन मास मूवमेंट,
faith in mass movement. Faith in mass movement. अगला पॉइंट, इनकी टैक्टिक्स क्या थी? एक्स्ट्रा पार्लियामेंट लिखो. दे बिलीव इन द एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स ऑफ बाइकॉट, अब इन्होंने कहा पार्लियामेंट के बाहर भी कुछ करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर काम नहीं चलेगा. अब ये बाइकॉट करना शुरू करेंगे. किसका किसका? जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उन सब का बाइकॉट. प्रोडक्ट्स एज वेल एज जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बाइकॉट. इस इनके टैक्टिक्स का ये पार्ट था. अगला पॉइंट लिखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल. पार्टीशन ऑफ बंगाल. According to Curzon, the partition of Bengal was based on administrative रिक्वायरमेंट. ठीक है. कर्जन के अकॉर्डिंग बंगाल इतना बड़ा हो चुका था कि अब एक लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी काम नहीं चल रहा है, तो इसीलिए इसका क्या करना पड़ेगा, हमें पार्टीशन करना पड़ेगा. 1903 में पहली बार पार्टीशन की बात शुरू हुई. 1903 में. ठीक. 1903 में. और पार्टीशन किसका करना था? बंगाल का. ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल. इस वेस्ट बंगाल में क्या था? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार. वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार. और ईस्ट बंगाल में ईस्ट बंगाल प्लस असम, इनको जोड़कर इन्होंने बना दिया ईस्ट बंगाल. एटीन 1874 में असम अलग हो गया था, अलग से था. जब ईस्ट बंगाल बनाया गया तो उसको इसी में जोड़ दिया गया. 1874 में असम अलग हो चुका था. ईस्ट बंगाल जिसका सेंटर था चिट्टागोंग. चिट्टागोंग, ढाका, 12 महल, बारिसाल, ये सब ईस्ट बंगाल में डाल दिया गया. चिट्टागोंग, अरे चटगांव पोर्ट जिसे हम कहते हैं, चिट्टागोंग. ये कौन कह रहा है? ये कर्जन कह रहे हैं कि बंगाल का पार्टीशन इस बेसिस पे हुआ. बट एक्चुअल में क्या था? लिख लो. बट इन रियलिटी partition of Bengal was based on communal lines. Was based on communal line. देखो जब 1872 का पहला सेंसस हुआ था, ये भी लिख लेना कहीं कोने में, लॉर्ड मेयो. पहला कब हुआ है? 1872 में. लेकिन अनसक्सेसफुल भी था. लेकिन अगर जो आज वाला सेंसस होता है परमानेंट बेसिस पे, पहली बार 1881 से शुरू हुआ है ड्यूरिंग टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन. तो जब सेंसस होता है तो एक बार निकल के आती है कि मुस्लिम जो है इस ईस्ट बंगाल वाले एरिया में सेंट्रलाइज्ड है और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में हिंदू सेंट्रलाइज्ड है. तभी से बात ये शुरू हो गई थी क्यों ना बंगाल को पार्टीशन कर दिया जाए. लेकिन बंगाल का पार्टीशन किस बेसिस पे हो, इसका अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहे थे लोग.
अब इसमें इन्होंने सोचा बंगाल का पार्टिसिपेशन इसलिए जरूरी है कि जो नेशनल मूवमेंट ग्रो कर रहा है उसका सेंटर बंगाल है। अगर इसी बंगाल को हमने तोड़ दिया तो क्या होगा, नेशनल मूवमेंट में भी बिखराव आ जाएगा। क्योंकि अब क्या होगा, इस रीजन के जो मुस्लिम, चूंकि इस रीजन में मुस्लिम डोमिनेंट है, हिंदू माइनॉरिटीज है, तो माइनॉरिटीज वर्सेस मेजॉरिटी यहां भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। इस वाले एरिया में हिंदू मेजॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, यहां भी झगड़ा शुरू हो जाएगा। होगा क्या, जो अभी तक बंगाल जो नेशनल मूवमेंट का पालना था, क्रेडल था, वो टूट जाएगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। लिखो अगला पॉइंट, लिख लो अगला पॉइंट, लिख लो। This was basically based on the tactics of Britishers to weaken Bengali भद्रलोक ही लिखना। Tactics of Britishers to weaken Bengali भद्रलोक, ये यही वर्ड यूज किया गया था। बंगाली भद्रलोक, और ये भद्रलोक कौन है, जो वहां के एजुकेटेड लोग थे, बेसिकली जो सोसाइटी के ऊपरी क्लास से आते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य लोग जो थे, उसी को बंगाली भद्रलोक कहें। और अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स यही भद्रलोक सारे खुराफात की जड़ है। इन्हीं को अगर हमने तोड़ दिया तो क्या होगा, नेशनल मूवमेंट जो अभी तक बढ़ रहा है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक, लिख लो अगला पॉइंट। दो स्टेटमेंट इससे रिलेटेड वो लिख लो। अकॉर्डिंग टू होम सेक्रेटरी रिजले, यूनाइटेड बंगाल, होम सेक्रेटरी रिजले, RIZLE, रिजले, यूनाइटेड बंगाल इज अ पावर, यूनाइटेड बंगाल इज अ पावर। अगला यही तुम जोड़ लेना। अकॉर्डिंग टू फ्रेजर, एंड्रू फ्रेजर, according to Andrew Fraser, who was a lieutenant governor of East Bengal, according to Andrew Fraser, who was the lieutenant, पूछा गया है जब ईस्ट बंगाल बना था तो उसका लिeutenant गवर्नर किसको बनाया गया था, एंड्रू फ्रेजर को। अकॉर्डिंग टू एंड्रू फ्रेजर, he have two wives, दो पत्नियां हैं फ्रेजर की। he has two wives, a Muslim and a Hindu. He has two wives, a Muslim and a Hindu, and he loves his Muslim wife more than Hindu wife. ये स्टेटमेंट था बेसिकली कम्युनल लाइन पे दिखाने के लिए कि ये इस टाइप हमने इस बेसिस पर हमने बंगाल को पार्टीशन किया। बेसिकली पूछा गया इसलिए मैंने लिखवा दिया। एंड ही लव्स हिज मुस्लिम वाइफ मोर देन हिंदू वाइफ। अब भैया उसकी खुद की पत्नी थी या हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा है, ये अलग बात है, लेकिन उसका स्टेटमेंट है, ये पूछा गया है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। लिखो, द पार्टीशन ऑफ बंगाल was decided on 19th/20th जुलाई 1905। 19 और 20 दोनों डेट आपको मिलती है।
और ये इनेक्ट कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 इस दिन लागू हुआ। ये इस दिन डिसाइड हुआ भैया अब कर देंगे। 3 महीने समय लिया गया, पूरा देखा कैसे करना है, और 16 अक्टूबर को उन्होंने लागू कर दिया। अब भैया इस दिन से ही, जिस दिन ये शुरू हुआ पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 से, उसी दिन से स्वदेशी मूवमेंट की भी शुरुआत मान ली जाती है, विच वॉज द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये नेशनल तरीके से, राष्ट्रीय रूप से ही मनाया जाता। लिखिए अगला पॉइंट। ऑन 16 अक्टूबर 1905 is marked as a starting of Swadeshi movement. Is marked as a starting of Swadeshi movement. This day was declared as a day of mourning. शोक वाला, सुबह वाला नहीं, a day of mourning, शोक दिवस, मॉर्निंग, अ डे ऑफ मॉर्निंग। ये पूछा गया क्वेश्चन है, उस डे को किस रूप में डिक्लेयर किया गया था? शोक दिवस, मॉर्न कर रहे हैं ये लोग। ठीक, अगला पॉइंट। हिंदू एंड मुस्लिम ऑन दिस डे, हिंदू एंड मुस्लिम tied thread to each other, tied thread to each other to show solidarity between them, to show solidarity between them। ठीक है, भाई भाई एक दूसरे को राखी बांध रहे थे सिंबल के रूप में, धागे बांध रहे थे शो करने के लिए कि भैया चिंता ना करो, हमें कोई दूर नहीं कर पाएगा, हम एक हैं। ठीक है, सॉलिडारिटी शो करने के लिए। डे ऑफ मॉर्निंग पूछा गया है कि किस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। अब करो, लिखो। एक्चुअल में जो मूवमेंट था ये 3 फेज या 2 फेज में चलता है। पहला जो फेज था, दैट फेज बिलोंग्स टू मॉडरेट्स। जो मॉडरेट टैक्टिक्स थी उसी के अकॉर्डिंग पहला फेज रन किया। देखिए, द फर्स्ट फेज ऑफ दिस मूवमेंट, the first phase of this movement was presided or run by moderates, presided by moderate leaders। They followed the tactics of petition, prayer and proposal। They followed the tactics of petition, prayer and proposal। बट भैया इससे कुछ हुआ नहीं। ब्रिटिशर जो 25 साल से देख रहे थे, 20 साल से, उनको भी लगा ये पिटीशन प्रेयर ही करेंगे, इस तरह कुछ करेंगे। लेकिन सेकंड हाफ जो था मूवमेंट का, वो एक्सट्रीमिस्ट के अंडर आ गया। लिखिए अगला पॉइंट। हाउएवर द मूवमेंट गेन मोमेंटम अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। Under extremist leaders, movement get momentum under extremist leaders। They started boycotting English products, ठीक, कॉमा,
workers refuse to work, workers refuse to work in European industries. British organizations like judiciary या court and schools were also boycotted. Judiciary को या court और courts and schools were also boycotted. On the अगला point, on the same time, several steps were taken to promote Swadeshi. Several steps were taken to promote Swadeshi. अब क्या क्या स्टेप लिए गए थे वो पॉइंट करके लिख लीजिए. ठीक, लिखिए. बंगाल नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज was established to promote यही वर्नाकुलर एजुकेशन या नेशनलिस्ट एजुकेशन. पहले प्रिंसिपल थे अरविंदो घोष, अरविंदो घोष. अगला डॉन सोसाइटी, डॉन सोसाइटी लिखो. सतीश चंद्र मुखर्जी, सतीश चंद्र मुखर्जी. ये भी क्या था? फॉर प्रमोशन ऑफ वर्नाकुलर स्कूल या जो भी एजुकेशन, फॉर प्रमोशन ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन. अगला एंटी सर्कुलर सोसाइटी, एंटी सर्कुलर सोसाइटी लिखिए. सचिंद्र प्रसाद बसु, सचिंद्र प्रसाद बसु. ठीक है. ये एंटी सर्कुलर सोसाइटी का मतलब ये था जो स्टूडेंट्स इस मूवमेंट को पार्टिसिपेट कर रहे थे उस मूवमेंट को रोकने के लिए ये कार्लाइल सर्कुलर निकाला गया कि भैया एक पंफलेट टाइप का ऑर्डर था, जैसे ऑर्डर नहीं होता है सर्कुलर निकाला जाता है, सर्कुलर निकाला गया कार्लाइल के थ्रू. इसे कार्लाइल सर्कुलर ही बोला जाता है. कार्लाइल सर्कुलर. कार्लाइल कौन था? ये उस समय बंगाल का सेकंड लेफ्टिनेंट था शायद. ये लिख लो बस, कार्लाइल. कार्लाइल. इसने क्या निकाला? इसने एक सर्कुलर निकाला कि कोई भी स्टूडेंट इस मूवमेंट को पार्टिसिपेट नहीं करेगा. अगर पार्टिसिपेट करता है तो हम इसको क्या कर देंगे? रेस्ट्रिकेट कर देंगे स्कूल से. इसके विरोध में एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाई गई. ठीक है, बाय सचिंद्र प्रसाद बसु. अगला लिख लो. प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, promotion of indigenous industries. Example, PC Ray, Prafull Chandra Ray, PC Ray established Bengal Chemical Factory.
बंगाल केमिकल फैक्ट्री, बंगाल केमिकल फैक्ट्री। अगला लिखो चिदंबरम पिल्लई, चिदंबरम पिल्लई। पिल्लई स्टीम नेविगेशन कंपनी, स्टीम नेविगेशन कंपनी। क्या हो रहा है ये? अगला इमेजिनेटिव यूज ऑफ रिलीजन, imaginative use of religion was also used, imaginative use of religion was also used for propagation of this movement। हाँ बस बस बस, for propagation of this movement। For example, celebration of Ganesh Mahotsav and शिवाजी एंड शिवाजी उत्सव या शिवाजी महोत्सव। अगला वेरियस समितीज वर ऑल्सो established, various committees were also established to mobilize the people in various parts of Bengal, to mobilize people in various parts of Bengal। पहली समिति का नाम लिख लो, स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति। ऐसे आंदोलन हुआ हुआ है। स्वदेश बांधव समिति लिखो, किसने स्टैब्लिश किया था? अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार अश्वनी कुमार दत्त ये क्या थे? ये टीचर थे बारिसाल में। ब्रैकेट लिख लेना, ही वॉज अ टीचर इन बारिसाल, टीचर इन बारिसाल। क्या हो गया यार? टीचर इन बारिसाल, क्या हो गया? देखना है तुम्हें, देखना है। ऐसे लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। क्या हो रहा है? अबे ये हैप्पी मना रही है, हैप्पी थिंकिंग लैब बता रही है। चलो एक और लिख लो, चलो चलो लास्ट पॉइंट। ढाका अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति लिखो, पी मित्रा और पुलिन दास, पी मित्रा, पी डॉट मित्रा एंड पुलिन दास, पुलिन दास, पुलिन दास। जाना है क्या? चलो आजाद हो जाओ।
व्हाइट म्यूटनी ज्यादा था, व्हाइट म्यूटनी 1857 के टाइम पे 1857 के टाइम वाइट म्यूटनी नहीं है। व्हाइट म्यूटनी में व्हाइट म्यूटनी दो टाइम मिलता है आपको। एक व्हाइट म्यूटनी मिलेगा रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पीरियड में, और एक व्हाइट म्यूटनी मिलता है इल्बर्ट बिल के। रिवोल्ट था ना, रिवॉल्ट व्हाइट रिवोल्ट। रिवॉल्ट क्या था वैसे? रॉबर्ट क्लाइव वाले पढ़े नहीं थे क्या? जब वो ट्रेड सोसाइटी बनाकर वो कर नहीं देता है, जितने भी उनको इंडिविजुअल ट्रेड्स हैं उनको करने की मनाही कर दिया, तो व्हाइट लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया प्राइवेट ट्रेड पे, उसने रिवॉल्ट कर दिया, वो व्हाइट रिवॉल्ट है। इल्बर्ट बिल के टाइम जो यूरोपियन लोग जो कौन क्या रिवॉल्ट कर रहे हैं, जिनको हो नहीं गया था इल्बर्ट बिल को जो विरोध कर रहे थे कि भैया कोई भी इंडियन हमारे खिलाफ ट्रायल करने का अधिकार नहीं है, वो व्हाइट ट्रायल है, वो व्हाइट रिवॉल्ट उन लोगों ने किया। रिवॉल्ट मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा कर दी थी, मतलब एक प्रकार का प्रेशर डालने का तरीका था, एक ऑर्गेनाइज्ड और मूवमेंट था जिसके तरीके से डेलीगेशन कर रहे थे, पैम्फलेट कर रहे थे कि भैया इस बिल को वापस ले लो। इसीलिए इल्बर्ट बिल कहते हैं ना, एक्ट नहीं है यार। आपका चेक नहीं हुआ? नहीं, एक दो दिन चेक कर, मेरे पास बहुत सारे अभी नोट्स पड़े हुए हैं। हाँ पूछो। जो पूछ रही थी वो जो एल्बर्ट बिल काउंसिल था और उसमें जो व्हाइट वो था, मैं कल पढ़ रही थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ आया? एल्बर्ट बिल काउंसिल और वो जो नीचे व्हाइट रिवॉल्यूशन हमने